हेलो जी, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। बहुत ही छोटा सा ऐसे, बहुत ही प्यारा सा ऐसे, जल्दी से फटाफट से फिनिश करेंगे। ठीक है जी। आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करोगे कि भैया आई स्कोर एग्जामिनेशन इन ऑडिट दिस टाइम, तो इसी वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ऐसे 600 से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, पक्का, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। चलो, ऐसे 600 शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेस में बना देता हूँ। तुम्हारी किताब में एक टॉपिक है विच इज ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। ये क्या बोलता है, ये कह रहा है इसमें ना दो सेक्शन है, सेक्शन 128 और सेक्शन 143(8). सेक्शन 128 बोलता है कि हर कंपनी को, कंपनीज एक्ट का कहना है कि हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सारे बुक्स और पेपर्स मेंटेन करके रखने चाहिए। ऐसे बुक्स एंड पेपर्स जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करके रखने चाहिए। उसमें ब्रांच ऑफिस के बुक्स भी आने चाहिए, सारे बुक्स अक्रूवल बेसिस पे बने होने चाहिए और डबल एंट्री सिस्टम पे बने होने चाहिए। हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे अपने प्लस ब्रांच के बुक्स मेंटेन करके रखने हैं जो ट्रू एंड फेयर दिखाएं, जो अक्रूवल बेसिस हो और डबल एंट्री सिस्टम पे बने हुए हों। फिर ये कह रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे क्यों, कहीं और नहीं रख सकते। कह रहा रख सकते हो कहीं और, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसा डिसाइड करते हैं तो आप कहीं भी रख सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन से। ठीक है जी। और 7 दिन के अंदर उन्हें रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा AOC 5 में कि हम कहीं और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं। कंपनी इनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन करके रख सकती है। ठीक है जी। अगर कंपनी की कोई ब्रांच ऑफिस है, चाहे वो इन इंडिया हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, तो हम ऐसा मान लेंगे कि कंपनी की ब्रांच ने भी ये सारे प्रोविजंस कंप्लाई कर लिए, अगर डीम्ड टू हैव बीन कंप्लाइड मान लेंगे, अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेड ऑफिस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन हो रही हैं एंड ब्रांच प्रॉपरली समराइज्ड रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज दे रहा है। ठीक है जी। फिर है सेक्शन 143(8). ये कह रहा है ब्रांच ऑफिस के बारे में, ये बात करता है, कह रहा ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कौन करेगा। कोई भी कर सकता है, चाहे तो कंपनी का ऑडिटर ऑडिट कर सकता है, कोई और अकाउंटेंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई और अकाउंटेंट ऑडिट कर सकता है। या फिर अगर मान लो ब्रांच ऑफिस कहीं और बाहर देश में है, तो उस कंट्री के हिसाब से जो भी ऑडिट करने के लिए एलिजिबल है, जैसे USA में CPA है तो CPA वहाँ का ऑडिट कर पाएगा। ठीक है जी। कोई भी ऐसा बंदा जो सेक्शन 139 के हिसाब से क्वालिफाइड हो, वो ऑडिट कर सकता है। फिर ये बोल रहा है कि ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के कंपनी के मेन ऑडिटर को भेजेगा और वो फिर उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेगा, उस पर प्रोसीजर्स लगाएगा और फिर उसको इंक्लूड करेगा अपने काम में। ये बोल रहा है कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग ब्रांच ऑडिटर पे भी लगती है। रूल 12 ऐसा बोलता है कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग, जैसे कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है ना, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को और 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड ऑडिट कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो ये रिक्वायरमेंट जो है ब्रांच ऑडिटर के ऊपर भी लागू होती है। अब हम आते हैं अपने एसे 600 पे। एसे 600 देखो, वीडियो को लाइक कर दिया क्या, समझ में आ रहा है? लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। देखो जी, when the accounts of the branch are audited by a person other than the company's auditor। कह रहा है अगर ब्रांच का ऑडिटर कोई और है, कंपनी का ऑडिटर कोई और है, तो फिर दोनों को आपस में अपना रोल समझ लेना चाहिए, कंपनी ऑडिटर को भी और ब्रांच ऑडिटर को भी, कि उनका क्या क्या रिस्पेक्टिव रोल है, और आपस में प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन करके चलना चाहिए। रिपोर्ट मतलब प्रॉपर कनेक्शन मेंटेन करके चलना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके चलना चाहिए। ठीक है जी। फिर ये बोल रहा है कि ऐसे 600 क्लियर करता है कि कुछ सिचुएशंस में प्रिंसिपल ऑडिटर के पास कुछ एक्स्ट्रा राइट्स हैं, जैसे कि वो ब्रांच को या कंपोनेंट को विजिट कर सकता है, वहाँ की बुक्स और अदर रिकॉर्ड्स को देख सकता है। प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे तो ब्रांच को जा सकता है, ब्रांच में जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड्स हैं उनको देख सकता है, अगर उसे ज़रूरी लगता है तो। Where another auditor has been appointed for the component,
प्रिंसिपल ऑडिटर रिलाई भी करके चल सकता है कि भैया वो भी तो ऑडिटर है, वो भी सीए है, वो भी क्वालिफाइड है, तो उसकी रिपोर्ट पे मैं रिलाई कर लूँ। लेकिन अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वो विजिट भी कर सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक भी कर सकता है। कह रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर को पूरा पूरा ऐसे 100% ऐसे रिलाई नहीं कर लेना चाहिए, उसको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए इस चीज़ के बारे में कि सामने वाले ने सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए कि नहीं कर लिए। प्रिंसिपल ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि ब्रांच वाले ऑडिटर ने सारे प्रोसीजर्स जितने उसको परफॉर्म करने चाहिए थे वो कर लिए हैं कि नहीं कर लिए। ब्रांच वाले ने आलस तो नहीं करा, बस उसको ये देख लेना चाहिए कि भैया सामने वाले का काम एडिक्वेट है ना। ठीक है जी। क्वेश्चन भी पूछा इसने, क्वेश्चन नंबर 36 अगर मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन नंबर 36 सेम लाइन देखो, जोन सी ये वाली जो लाइन है ना, ये सेम लाइन इसने बोली होगी। देखो, when the accounts of branch are audited by a person other than company's auditor, क्लियर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि उन दोनों का रोल क्या है, कंपनी ऑडिटर का रोल क्या है, ब्रांच का रोल क्या है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो अब आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे, फिर बताओगे कि भैया एक प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए। ऐसे 600 बोलता है कि उसके पास राइट है कि वो विजिट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, रिलाई भी कर सकता है, लेकिन अगर उसे जरूरत लगती है तो विजिट करके चेकिंग भी कर सकता है। ठीक है जी। प्लस में उसको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए कि सामने वाले ने अपना काम पूरा तो किया है ना। फिर वो कह रहे हैं कि जब प्रिंसिपल ऑडिटर रिलाई करेगा सामने वाले ऑडिटर पे, उसके काम का यूज करेगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी, अगर मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं तो मेरी जिम्मेदारी तो सीएफएस पे है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसी में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। तो अगर मैं उसके काम पर रिलाई कर रहा हूं तो मैं क्या क्या करके चलूंगा, मैं एडवाइस करके चलूँगा सामने वाले को कि देख भाई तेरा काम मेरे को ऐसे ऐसे यूज़ में आने वाला है, मैं हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे उसकी अरेंजमेंट करके चलूँगा। प्रिंसिपल ऑडिटर उसको इन्फॉर्म करेगा सामने वाले को, क्योंकि प्रिंसिपल ऑडिटर बड़ा ऑडिटर है, सारी ब्रांचेस का उसको दिख रहा होगा, उसके पास एक कंप्लीट पिक्चर होगी, ब्रांच वाले के पास शायद नहीं होगी। तो वो उसको बता के चलेगा कि भैया ये मैटर्स का तू खास ध्यान रखियो, दीज आर द मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन। वो प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच वाले को बता के चलेगा कि भैया इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजेक्शन को ऐसे ऐसे तेरे को आइडेंटिफाई करना है, और प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच वाले को बता के चलेगा कि भैया इस तारीख तक रिपोर्ट दे दियो, फिर मेरे को तेरी रिपोर्ट पे भी प्रोसीजर करने हैं, फिर मेरे को अपनी रिपोर्ट इस तारीख तक देनी है। तो टाइम टेबल वो उसको बता के चलेगा। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑडिटर सामने वाले को बता के चलेगा कि भैया ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि हमारी रिपोर्ट एसएस के साथ कंप्लाई कर सके। ये सारी चीज़ें वो बता के चलेगा, प्लस उससे लिखवा के भी ले लेगा कि ये सारे अकाउंटिंग ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स तूने पूरे कर लिए हैं ना, क्योंकि मैं अब ब्रांच वाले का सारा काम रिव्यू नहीं करूँगा, मैं उससे लिखवा के भी ले ले रहा हूँ कि भैया तूने सब कुछ पूरा कर लिया ना। मैं ऊपर ऊपर से तो देखूंगा, लेकिन मैं उससे लिखवा के भी ले ले रहा हूँ ताकि अल्टीमेट जिम्मेदारी हम उस पर शिफ्ट कर सकें। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑडिटर डिस्कस कर सकता है कि कौन से प्रोसीजर लगाने हैं, और रिव्यू करेगा जो भी उसने रिटन समरी दी है प्रोसीजर्स की और फाइंडिंग की। सामने वाला बंदा आपको एक समरी दे सकता है कि मैंने ये फलाने फलाने प्रोसीजर्स लगाए, इसमें ये फाइंडिंग निकली, तो मैं उसके काम का रिव्यू करूंगा और डिस्कस कर सकता हूँ कि कौन से प्रोसीजर्स लगाने हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर में ऑल्सो विश टू विजिट द अदर ऑडिटर, मैं उससे जाके मिल भी सकता हूँ, प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच वाले ऑडिटर से जाके मिल भी सकता है। एनटीई ऑफ प्रोसीजर डिपेंड करेगा एंगेजमेंट के सर्कमस्टांस पे और प्रिंसिपल ऑडिटर की नॉलेज पे कि भैया सामने वाला ऑडिटर कितना नॉलेजेबल है, मैं उसके काम पे कितना रिलाई करूंगा या कितने प्रोसीजर्स उसके काम पे करूंगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी कॉम्पिटेंस मुझे कैसी लगती है। मुझे अगर लगता है कि भैया बंदा बहुत बढ़िया है तो मैं उसके काम पे कम प्रोसीजर करूंगा, मुझे लगता है कि भैया वो बंदा इतना बढ़िया नहीं है तो मैं उसके काम पे थोड़े ज़्यादा प्रोसीजर करूंगा। ये नॉलेज मुझे कहाँ से आएगी? रिव्यू ऑफ प्रीवियस ऑडिट वर्क, उसने जो भी पहले काम किया हुआ है मैं उसके पहले वाले काम को देखूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि भैया ये काम बढ़िया करता है कि नहीं करता, और अब अपनी करंट ऑडिट में उसके हिसाब से मैं प्रोसीजर्स लगाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि पिछले वाले में इसने बढ़िया काम किया हुआ है तो मैं इस बार थोड़े कम प्रोसीजर करके भी उसके काम पर रिलाई कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि भैया फुद्दू काम करा हुआ है तो मेरे को थोड़े ज़्यादा प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। बात समझ में आती है? ऐसे 600 बेसिक के साथ क्वेश्चन के साथ मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर नाउ। अगर वीडियो पसंद आई, सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कौन सा टॉपिक है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो मुझे बता दीजिए। अभी बस 9 ही मिनट हुए,
चलो बहुत बढ़िया। तो इतनी जल्दी ऐसे 600 तुम्हारा कवर हो गया। स्वैग देख रहे हो तुम, भाई का स्वैग देख रहे हो, इतनी जल्दी ऐसे 600 तुम्हारा कवर हो गया। ठीक है, वैसे छोटा ही था। चलो जी, गुड बाय, टेक केयर। मुझे बता देना कौन सी चीज़ में तुम्हें समस्या आ रही है, कौन सा इससे तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, हम उसकी वीडियो ले आएंगे। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा।